नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बेहद खास अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। शंघाई सहयोग संगठन का मंच, इस मंच पर रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने इस मंच पर आपको बताएंगे। तो वहीं मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर, कहीं राहत तो कहीं आफत। अगले घंटे में देखिए देश और दुनिया की ताजा खबरें। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एससीओ समिट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह की दो टूक। आतंकवाद को पनाह देने वालों को अब भारत नहीं करेगा बर्दाश्त। पहलगाम आतंकी हमले का किया जिक्र, कहा बेकसूर लोगों का खून बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप के अनुसार अगले सप्ताह ईरान के साथ परमाणु वार्ता करेगा अमेरिका। अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर क्षति पहुंचाने का दावा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पर लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेंगे ड्रैगन अंतरिक्ष यान। मैदान से पहाड़ तक बारिश का दौर। हिमाचल के कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ में लापता मजदूरों की तलाश जारी। वहीं दिल्ली और यूपी को अब भी मॉनसून का इंतजार। इस बार राजस्थान करेगा नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। 200 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज्यादा एथलीट दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। और इस समय की बड़ी खबर चीन के किंगडाओ से, जहां एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। उन्होंने आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर पुरजोर तरीके से रखा है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यहां पर राजनाथ सिंह की खरी तो एससीओ सम्मेलन में राजनाथ सिंह की दो टूक। आतंकवाद को लेकर भारत की स्पष्ट नीति और जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर दोहराया। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ असंभव। आतंक को पनाह देने वालों को भुगतने होंगे नतीजे। यहां पर साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर इस बात को साफ तौर पर रख दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने ये अहम बातें कही। उन्होंने कहा शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ असंभव है। साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर जघन्य हमला हुआ। पहलगाम में धर्म के आधार पर गोली मारी गई और अब निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। बेहद विभत्स पहलगाम हमला, जिसका जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने भी वैश्विक मंचों पर लगातार किया है। और अब राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में, एससीओ मंच में एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि कैसे ऐसे देशों की आलोचना होनी चाहिए जो आतंकवाद की पनाहगार बने हुए हैं। तो एससीओ सम्मेलन में राजनाथ सिंह की दो टूक और ये तमाम बातें पाकिस्तान के सामने राजनाथ सिंह ने कही। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यहां पर खरी सुना दी राजनाथ सिंह ने। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism,
and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अखिलेश, यहाँ पर दो टूक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और वो भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के समक्ष कि जिस तरह से पाकिस्तान जो आतंकवादियों को एक पनाह देने वाला देश बन चुका है, ऐसे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत अब साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस नीति रखता है और घर में घुसकर बदला लेना और सबक सिखाना जानता है। किस तरह से देखते हैं एससीओ के मंच पर एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए रक्षा मंत्री ने साफ कर दी भारत की स्पष्ट नीति? देखिए, पहलगांव की जब घटना हुई उसके बाद से एससीओ रक्षा मंत्रियों की यह पहली बैठक है और रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में खास तौर पे राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ जो मसला है उस मसले को उठाया है। निश्चित तौर पे एक बहुत ही चेतावनी वाली बात राजनाथ सिंह ने कही है कि अगर कोई सीमा पार आतंकवाद में संलग्न होगा तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। और पहलगांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद के ढांचे को नष्ट किया है। तो एक तरीके से एक संदेश है एससीओ के सभी देशों के लिए और एक तरीके से एक गाइडलाइन भी, एक सलाह भी है कि अगर सीमा पे पार में आपके पार सीमा के पार में कोई आतंकवादी ढांचा एग्जिस्ट करता है, कोई अगर उस तरह के आतंकवाद को पल्लवित पोषित करता है आपके खिलाफ, तो निश्चित तौर पे आपको इसका अधिकार है कि आप उस ढांचे को नष्ट करें। एससीओ सामूहिक रूप से अभी तक ऐसे सदस्यों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं रहा है।
तो राजनाथ सिंह का साफ साफ ये संदेश है कि अगर एससीओ इस तरह की कोई सामूहिक कार्रवाई करे तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भारत के बारे में उन्होंने कह दिया कि भारत में जीरो टॉलरेंस की आतंकवाद के खिलाफ नीति है और वो जीरो टॉलरेंस रहेगी, चाहे वो इंटरनल एक्सट्रीमिज्म हो या एक्सटर्नल टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो। तो राजनाथ सिंह के कहने का एक साफ सब मतलब था कि एससीओ को इस मसले पे एक राय बनानी चाहिए और आतंकवाद को पोषित करने वाले जो देश है, खासतौर पे उनका निशाना पाकिस्तान की तरफ था बिना नाम लिए हुए, और पहलगाम की घटना का जब जिक्र किया तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान पर ही था वो निशाना, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए थे। पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी थी कि भारत किसी भी प्लूरिलेटरल मंच पे भी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं आतंकवाद के मसले पे, और इसलिए राजनाथ सिंह का जो यह संदेश है, राजनाथ सिंह का जो यह जो टिप्पणी थी आतंकवाद के मसले पे काफी महत्वपूर्ण है। जया बिल्कुल, और अखिलेश यहाँ पर साफ तौर पर जो एससीओ जो मंच है उस पर यह भी उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल बॉर्डर्स हैं वो अब इस आतंकवाद को सीमित रखने के लिए काफी नहीं है। जो नया वॉरफेयर है, जिस तरह से इस वक्त आतंकवादी लेस नजर आ रहे हैं ड्रोन या नई तकनीक में, हमें यहाँ पर जुटना होगा और जो दोहरा रवैया है आतंकवाद के खिलाफ कई देशों का, उससे अब पार पाना होगा। देखिए, बहुत ही साफ बात है कि आतंकवादियों के सामने भी वो भी अपने तरीके से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, और आजकल जो फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होता है आतंकवादियों को, उसके रोकने की बात है। उसके अलावा जो आधुनिक तकनीक है, चाहे वो एआई हो या अन्य जो आधुनिक तकनीक है, उन सारे साइबर एक्सपर्टीज हो, ये सारी चीजों में आतंकवादियों के हाथों में किस तरीके से जाने से रोका जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आतंकवादी किसी भी तरीके का उपयोग करते हैं अपने टारगेट को हासिल करने के लिए। उस टारगेट को हासिल करने में उनको ये सब आधुनिक जो तकनीक है वो नहीं लग पाए, यह बहुत जरूरी है। और खास तौर पे इस बात की भी ताकीद उन्होंने की कि आतंकवाद आतंकवाद है, और इसमें कभी दोहरा रवैया अगर अपनाएंगे तो उसका खामियाजा किसी न किसी दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक इशारा चीन के लिए था, क्योंकि चीन कई बार ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ दिखता है। चीन आतंकवाद के खिलाफ एक जो कड़ी लाइन लेनी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ सब जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ढांचा है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान का आतंकवाद जो है वो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की जो पूरी सत्ता है उसका एक अंग बन चुका है। ऐसे में चीन की चुप्पी साधे रहना या उसका रणनीतिक उपयोग करना, तो इस बात की ओर राजनाथ सिंह का इशारा था, और यह इशारा जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन में ही किंगदाओ में ये डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हो रही है, उसमें चीन के प्रतिनिधि मौजूद है। चीन को भी ये बात समझने की जरूरत है, और इसलिए राजनाथ सिंह ने साफ साफ शब्दों में ये बात कही है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर यहाँ पर अखिलेश वैश्विक मंच पर ये बात उठाई कि अगर आप इस तरह के जो आतंकियों को जो पनाहगार हैं, ऐसे देशों को न्याय के कटघरे में लाना भी बेहद जरूरी है। यानी कि वैश्विक मंच पर विभिन्न देशों द्वारा ऐसे देशों के खिलाफ बात होनी चाहिए, इसका यहाँ पर आह्वान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और एनएसए डोभाल ने भी इस बात को मुखरता से दो टूक कहा था कि जो दोहरे मापदंड है, ये वही बात है, ये वही लाइन है जो प्रधानमंत्री ने भी अभी वैश्विक मंच पर उठाई थी कि किस तरह से आप दोहरे मापदंड के साथ, दोहरे रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंड लेने की जरूरत है, और एससीओ क्यों नहीं एक ऐसा मंच बन सकता है। साफ तौर पर यहाँ पे राजनाथ सिंह का एक आह्वान है कि ऐसे देशों को आप न्याय के कटघरे में लाइए। किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब वहां पे सामने आती नजर आ रही हैं? निश्चित तौर पे देखिए, राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वो राजनाथ सिंह की बात नहीं है सिर्फ, वो एससीओ में शामिल कई देशों की बात है। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ देश ऐसे हैं जिसमें कि उनकी पूरी रणनीति है आतंकवाद को एक हथियार बनाने की, और राजनयिक हथियार के रूप में उसका उपयोग करते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान है। और निश्चित तौर पे चीन पर भी इसकी उंगली उठती है, क्योंकि चीन भी अपने खिलाफ जो आतंकवाद है उसको खिलाफ तो कार्रवाई करता है। पूरा जो उनके यहाँ जो अगर एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर वो भारत के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को नहीं बोलते। इसलिए राजनाथ सिंह का आह्वान है कि सभी देशों को मिलकर इसके खिलाफ एक नीति बनानी चाहिए, और सारे जो संगठन है
जो कई देशों के मंच बने हुए हैं, उन मंचों पे भी इस बात को उठाया जाना चाहिए और मंचों को भी एक नीति बनानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले गए थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल वहां चीन में, वहां भी उन्होंने ये बात कही। और भारत लगातार यूएनओ से लेकर हर जगह इस बात को कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एक समेकित नीति बनाने की जरूरत है, ताकि आतंकवाद के बहाने कई हो सकते हैं कि हमारे यहाँ इस कारण से आतंकवाद है, लेकिन अगर कोई असंतोष है तो उसका एक तरीका होता है उसको दूर करने का। लेकिन उसके खिलाफ कोई देश आतंकवाद का उपयोग करने लगे तो यह तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तब तो जिस देश को भी जरूरत होगी वो आपके देश के खिलाफ आतंकवाद का उपयोग करेगा और आप तबाह होंगे। ये बिल्कुल तौर पे ये घोषित युद्ध नहीं है, लेकिन अघोषित युद्ध है। और इसीलिए पिछले दिनों भारत ने घोषणा की है कि आतंकवाद की कार्रवाई को हम युद्ध की संज्ञा देंगे, युद्ध मानकर उसका मुकाबला करेंगे। जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एससीओ सम्मेलन में राजनाथ सिंह की दो टूक कि एससीओ सम्मेलन में ऐसे मंच में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात होनी चाहिए, निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे देशों की आलोचना होनी चाहिए जो आतंक के पनाहगार बने हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साउथ ब्लॉक में प्रगति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, हाशिए पर और वंचित आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अनुकरणीय अभ्यासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी उल्लेख किया। बात करते हैं एक्सियोम 4 की। एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री इस समय 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में हैं। ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और ISS के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेंसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिन के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपर फूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही शुभांशु मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए हैं जो वहां शून्य गुरुत्वात्व वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वे इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए बातचीत भी करेंगे। ये आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। और ये खबर छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। CBSE शैक्षणिक सत्र 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने मानदंडों को मंजूरी दे दी है। अगले वर्ष से परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा, दूसरा चरण मई में होगा। पहला चरण सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन कर सुधार कर सकेगा। दोनों चरणों के परिणाम अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे। ये निर्णय नई शिक्षा नीति के सिफारिशों के अनुरूप है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी।
सुरक्षा बलों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां एवं समन्वय का आंकलन करने के लिए बुधवार को कश्मीर के कई जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एसडीआरएफ और अन्य प्रमुख नागरिक एवं बचाव एजेंसियों के सहयोग से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, अवंतीपोरा, बांदीपोरा और गांदरबल में समन्वित अभ्यास किया। अभ्यास का उद्देश्य परिचालन तत्परता, अंतर एजेंसी समन्वय, संचार प्रणाली एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना था। इसमें अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, यातायात विभाग और नागरिक प्रशासन जैसी एजेंसियां प्रमुख रूप से शामिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। योगी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और समरसता के साथ संपन्न हो। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास रहेगा, जिसके दौरान पारंपरिक कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इसी अवधि में 27 जून से 8 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और जुलाई में मुहर्रम भी है। कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और गरिमामय आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत ना पनपे, भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही जातीय संघर्ष फैलाने की हो रही साजिश, अराजक लोगों को भी बेनकाब करने की बात कही है। कौशाम्बी, इटावा, औरैया की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने गंभीर कार्रवाई के लिए शासन से आदेश की प्रतीक्षा न करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि तत्परता से और कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। तो भड़काऊ नारे और हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश। साथ ही जातीय संघर्ष फैलाने की जो साजिश अगर होती है तो उसे भी नाकाम करने के आदेश यहाँ पे दिए हैं। और आज आप लोगों को बेनकाब करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। तो हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसे बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के लिए शासन को आदेश की प्रतीक्षा न करने के निर्देश भी दिए हैं। तो तमाम जो चीजें एक इस समय काफी त्योहारों का समय आ रहा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश कि डीजे, ढोल ताशे की ध्वनि की सीमा भी तय होगी। शोभा यात्राओं, जुलूसों के लिए पेड़ काटना या गरीबों का आश्रय हटाना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी, बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के निर्देश, ओवर रेटिंग पर सख्ती होगी और संचालक को भी अपना नाम लिखना होगा। और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक को संभालने के लिए भी यहाँ पर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और आइए बात कर लेते हैं बारिश की। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मनूनी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। कम से कम 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।
हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडोर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पहुंच रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त्र महादेव मंदिर की पौड़ियों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ब्यास नदी के किनारे ना जाएं और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जिला प्रशासन की स्थिति पूरी तरह पर नजर बनाए रखने की है। साथ ही ब्यास नदी के किनारे नहीं जाने की यहाँ पर अपील की गई है, क्योंकि पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यकीनन कई जगहों पर अभी अलर्ट जारी किया गया है। पानी के जलस्तर को बढ़ते हुए देखते हुए कुल्लू जिले की जो सैंज घाटी है वहां पर बादल फटने के कारण जलस्तर में तेजी आई है। ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनके लिए भी खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ब्यास नदी से दूर रहें और उसके किनारे पर नहीं जाएं। शिमला से हेमलता शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले हेमलता, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो मजदूर यहाँ पर लापता हुए हैं, जिनको लेकर इस वक्त राहत और बचाव कार्य जारी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, आप देख पा रहे हैं बीते कल जो बारिश हुई है उससे हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनमें कांगड़ा के साथ साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति भी शामिल है। बीते कल जो बारिश हुई है उसमें बेहद ज्यादा तबाही हुई है। धर्मशाला का जो मनूनी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे तमाम जो 6 लोग हैं वो अभी भी लापता है। SDRF की टीम ने सुबह 6 बजे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और तमाम जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। इसके अलावा 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये कुछ लोग प्रवासी हैं और कुछ शिमला कांगड़ा के ही स्थानीय लोग थे, कुछ चंबा के लोग थे। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम उन लोगों को भी एहतियातन ये जागरूक किया जाए कि नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तेज बारिश की वजह से। ऐसे में अब कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भी इस वक्त रिपोर्ट निकल कर के ये आ रही है कि करीब 2000 से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो कुल्लू के साथ साथ जो तीर्थन घाटी है, मलाना है, अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि जो रोड है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मनाली का जो नेशनल हाईवे है वो एक जगह बाधित है, इस वजह से पर्यटक वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन बंजार उपमंडल में बीते कल 3 जगह बादल फटने से वहां पर भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है और इन 3 जगहों में से जो सैंज घाटी है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा जो घर हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हैं। इसके अलावा 3 लोगों के लापता होने की भी खबर सैंज घाटी से मिल रही है। और साथ ही साथ लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में भी जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो टूरिस्ट कालजा की तरफ निकले थे उन्हें वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं उन तमाम जिलों में इस वक्त बारिश से लोगों की जो फसलें हैं वो खराब हो रही है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो सरकार और प्रशासन लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी तमाम जो पर्यटक हैं उनसे यही अपील कर रहे हैं कि नदी नालों के समीप ना जाएं और जब मौसम खराब हो खास तौर पर तब जो यात्रा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल हेमलता, यहाँ पर 2000 का आंकड़ा आपने बताया, करीब 2000 के आसपास जो पर्यटक हैं वो भी फंसे हुए हैं विभिन्न इलाकों में। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। किस तरह से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, अपील की जा रही है सुरक्षा के लिए, और कौन कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि ब्यास नदी के आसपास किनारे पर जाने पर भी यहाँ पर प्रशासन ने मनाही जारी की है? जी बिल्कुल, अगर आज की हम बात करें तो आज मौसम विभाग ने आज भी
प्रदेश के जो 10 जिले हैं उन तमाम 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में तमाम जो पर्यटक कुल्लू की अलग अलग घाटियों में फंसे हुए हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। होम स्टे होटल्स में उन्हें रुकने के लिए प्रशासन ने कहा है और ऐसे में प्रशासन तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कर रही है। और प्रशासन का ये भी कहना है कि जैसे ही मौसम साफ होता है, तमाम जो रास्ते खुल जाते हैं, उसके बाद जो पर्यटक है उनको कुल्लू घाटी से निकाला जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पर्यटक हैं उनसे बार बार ये अपील की जा रही है कि नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि बीते कल मंडी जिला से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आई जहां पर जो पर्यटक हैं वो नदी नालों के समीप सेल्फी लेते हुए नजर आए। तो प्रशासन, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो सभी जिलों के प्रशासन हैं, डीसी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो सभी पर्यटकों से यही अपील कर रहे हैं कि नदी नालों के समीप ना जाएं, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, ताकि ऐसे मौसम में अगर कहीं वो फंस जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर अभी प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है जी। और अब देखना ये होगा कि अगर आज जो अलर्ट है उस अलर्ट के बीच बारिश होती है तो ऐसे में सरकार और प्रशासन लगातार तैयारी पिछले काफी दिनों से कर रहे थे, क्योंकि मौसम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज को लेकर के पहले से अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में जुटा हुआ था। लेकिन जो मौसम है वो अपना कहर लगातार बरपाता जा रहा है और ऐसे में आज देखना होगा कि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो कितना सटीक बैठेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल में हालत खराब है और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए भी, और खास तौर पर जो पर्यटक वहाँ पर हैं कि कृपया आप नदी और नालों से दूर ही रहें। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बल्कि उत्तर प्रदेश में शनिवार तक मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। और यहाँ पर कहा गया है मौसम विभाग की ओर से कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज और चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है, जबकि दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार अभी भी। झारखंड के रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के कोचो पंचायत स्थित मारदू गांव में उस समय हड़कंप मचा जब एक बाघ एक ग्रामीण के घर में घुस गया। ये घटना गांव के पुरंदर महतो के घर की है। फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व और वन विभाग रांची की संयुक्त टीम ने बाघ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। वन्य जीव विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक परितोष उपाध्याय ने कहा कि हमने स्थानीय चिड़ियाघर और पलामू टाइगर रिजर्व से टीमों को बुलाया है। हम मेडिकल चेकअप के बाद इसे पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ देंगे। और ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि एक अच्छे पड़ोसी होने का परिचय देते हुए इजराइल और ईरान में फंसे पड़ोसी देशों के नागरिकों की मदद भी कर रहा है। बुधवार को ईरान से 300 लोग दिल्ली पहुंचे, जिनमें 4 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो से खास बातचीत में नेपाली नागरिकों ने ईरान से सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की। 300 लोगों की जो फ्लाइट आई है ईरान से, उसमें 4 नेपाली भी हैं और ये इसी फ्लाइट पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर पौडेल। सागर, कैसा लग रहा है आपको और खास तौर से इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, डिप्लोमेटिक एम्बेसी, वेरी हैप्पी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा बुद्धि विशाल। बताइए कि कैसे हालात है वहाँ पर और यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? उधर तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम, अभी तो थोड़ा अच्छा हो गया। बहुत इंडियन एम्बेसी बहुत हम लोग को मदद किया है, इसीलिए इधर आया। किस तरह से मदद की उन्होंने? मतलब तो सब कुछ मदद किया, खाना बना उधर सब कुछ मदद किया, अच्छा किया सब कुछ। हमारे साथ एक लेडी भी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। इंडियन एम्बेसी ने किस तरह से मदद की आपकी? हर तरह से मदद किया, खाने पीने के लिए, बसने के लिए। आप भी नेपाल से हैं? नेपाल में कहाँ से हैं? मैं नेपाल काठमांडू से हूँ और यही है कि इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद किया और मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया पे आया हूँ। यही है, मैं बस इंडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। किस तरह से मदद की उन्होंने? जैसे कि उन लोगों ने, जब हम लोग तेहरान में थे तो उन लोगों ने बस हमारे लिए अरेंज किया, होटल, खाना सब कुछ उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया और फ्लाइट भी अरेंज किया, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम लोग, और क्या नाम है आपका? मेरा उत्सव था। उत्सव मना रहे हैं ये
जिंदा रहने का, जीवित रहने का, और अब ये अपने वतन लौटेंगे और ये शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, जिनकी वजह से ये वहाँ से सुरक्षित वापस लौट कर आए हैं। कैमरामैन अरमान के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार को 300 यात्रियों के साथ जो विमान ईरान से दिल्ली पहुंचा, उसमें सवार भारतीय नागरिकों से बात की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उन्होंने जो काम जैसे उनको करना चाहिए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब कोई तकलीफ हुई आपको? कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से अच्छा होटल दिया उन्होंने, अच्छे से अच्छा खाना दिया, सब कुछ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट को, इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट रहा और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को और योगी जी को कि उन्होंने इतने अरेंजमेंट किया और इतने सही तरीके से हम लोग जो है वो ईरान से यहाँ आ गए, और इन हमलों के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने इतना हमारे साथ योगदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया की बहुत अच्छा लग रहा है, अपने वतन में आए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के कि उन्होंने हमें यहाँ ऐसे मौके पर इस बात का सबूत दिया कि वो अपने इंडियन से मोहब्बत करते हैं। हर कदम पे हमारे देश की एम्बेसी ने हमारा बहुत ख्याल रखा और बाकायदा हम लोगों के साथ कदम पे कदम साथ दिया उन्होंने, और बहुत खुशी हुई कि हम लोग अपने वतन वापस आ गए। अपने वतन की मिट्टी पे आके बहुत अच्छा लगा। अभी आप खुश हैं यहाँ पर आके? बहुत ज़्यादा। अपने वतन में आके कौन खुश नहीं होता है। अपने वतन में आके कौन खुश नहीं होगा। ये तमाम वो लोग हैं जो ईरान से अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान वापस आ गए हैं सुरक्षित। कैमरामैन अरमान के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो न सिर्फ भारतीय नागरिकों को वापस ला रहा है भारत, बल्कि पड़ोसी राज्यों नेपाल, श्रीलंकाई नागरिक भी वापस आ रहे हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और हमारे साथ जुड़ गए गौरव। गुड मॉर्निंग गौरव, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जया, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। इस सेगमेंट में हम खबरें जो हैं वो तलाश कर अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को जैसा कि हम जानते हैं कि दुरुस्त करने की जो कवायद है वो तेज़ गति से जारी है। ऐसे में जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि CBSE 10वीं में इस सत्र में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी। और ऐसा क्यों किया गया है ये हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं और 2020 के तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगी, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। यानी कि एक बार वो बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि इसमें उनका जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया है तो दोबारा उनके लिए एक वैकल्पिक तौर पर वो दोबारा भी कुछ ऐसे पेपर है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। क्या कुछ है इसमें, आइए आपको बताते हैं। फरवरी 2026 में मुख्य परीक्षा, अप्रैल में परिणाम और मई में सुधार परीक्षा व जून में इसके परिणाम नजर आएंगे। और ये 2026 से यानी 2025 से 26 में जो इस साल प्रवेश किए हैं उनके लिए ये खबर है, उन छात्रों के लिए ये खबर है। तो वैकल्पिक ये जो पूरी व्यवस्था है वो रहेगी उनके लिए और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पुराने नियमों के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। और इसके अलावा भी इसको माना गया है कि विद्यार्थियों को 2026 में मुख्य परीक्षा देना अनिवार्य होगा। आंतरिक मूल्यांकन मुख्य परीक्षा से पहले एक बार होगा और जो छात्र 3 प्रमुख विषयों यानी कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में पास हैं वे उनमें से किसी भी 3 विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं। तो एक वैकल्पिक तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा उन छात्रों के लिए जो अपना भविष्य और ज़्यादा उज्जवल बनाना चाहते हैं। उन छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने भी इस कदम को बड़ा सराहनीय माना है। उन्होंने कहा है कि यह सराहनीय कदम है और इससे परीक्षा का जो तनाव है वो कम होगा।
ज़्यादा लचीलापन भी इसमें मिलेगा और सीखने का आनंददायक माहौल भी बनेगा। और ये चीज़ उन्होंने एक्स पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी की थी और इसे एक सराहनीय कदम माना था। इसके अलावा अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सफाई को लेकर भी दिल्ली सरकार जो है वो बड़ी सजग नज़र आ रही है और ऐसे में तमाम अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो सफाई व्यवस्था को अब टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का आज के युग में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो ऐसे में तमाम ऐसे एमसीडी जो मशीनरी है वो लेकर आ रही है, आधुनिक मशीनें लेकर आ रही है, जिससे साफ तौर पर जो सफाई व्यवस्था है उसको और सुचारू ढंग से आगे चलाया जा सके। और इसके लिए अलग अलग आवेदन भी रखे गए हैं और समिति की बैठक में प्रस्ताव पास होने की भी संभावना 27 जून को नजर आ रही है। क्या कुछ है इसमें आपको बता दें, ये 2 वर्षों के लिए कुल 24 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का इसमें आगे काम किया जाएगा और 4 पानी के टैंकर, 2 बैंक हो लोडर और 4 टिपर एचएमवी ट्रकों के व्यापक संचालन और अनुरक्षण की योजना पर सहमति देने की तैयारी की जा रही है, जिससे साफ तौर पर दिल्ली वासियों को और ज़्यादा साफ सफाई हो और स्वच्छता का जो साफ तौर पर ख्याल रखा जा रहा है उसमें और नीतिगत जो निर्णय है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिले। अगली खबर का रुख करते हैं कि आपको बता दें 100 करोड़ की साइबर ठगी मामले में ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में छापेमारी की है। और ये इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल जो साइबर ठगी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो भ्रामक खबरें थी उस पर भी लोग कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर ईडी ने उन जो आरोपी हैं उनके पास से ईडी पर साफ तौर पर उनकी नजरें थी और उसके बाद लगातार इसमें देखा गया है कि इन मामलों में भी वहां पर गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा अगली अगर हम खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि डेटा कौशल यानी कि डेटा स्किल को लेकर जो आगे मैनेजमेंट है वो तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से आने वाले समय में इसमें और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि साल 2020 में जहां भारत में 62,000 से ज्यादा डेटा साइंटिस्ट और एनालिटिक्स से जो जुड़े हुए अफसर थे वो निकलते हुए नजर आए थे और इसके बाद अब 2025 में ये जो संख्या है वो 1.5 लाख से पार पहुंच चुकी है। तो आने वाले समय में डेटा एनालिस्ट और डेटा स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है, जिससे आने वाले समय में जो एम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा स्किल डेवलपमेंट के जरिए। अगली खबर का रुख करते हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत शामिल हुआ है। WEF की जो अध्ययन में ये बात सामने आई है और उसमें कुछ और भी देश हैं, जैसे कि इसमें ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, सिंगापुर, ब्राजील और इंडोनेशिया इसमें शामिल हैं और यह पाया गया है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों की लिस्ट में भारत शुमार हो चुका है। काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई हैं वो लगातार नीतिगत निर्णयों के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए जो भारत का परचम है, जो भारत का कद है वो पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सीधे स्टूडियो का ही रुख करते हैं। जया, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन सुर्खियों को, इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में आइए अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। तब इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोपा था। इसी मौके पर DD न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इमरजेंसी के दौरान आजाद हिंदुस्तान में प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार ने अखबारों को छपने ही नहीं दिया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात लगाने की कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं।
नियंत्रित करने की पूरी तैयारी कर ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसरशिप को देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। सरकार ने समाचार पत्रों को फरमान भेजे और सख्त हिदायत दी कि इनका उल्लंघन ना हो पाए। मतलब साफ था कि अब सिर्फ वही कहा और लिखा जा सकता था जिसकी इजाजत सरकार देगी। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रेस की आजादी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ 28 जून 1975 को छपे अपने एडिशन में संपादकीय की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी। हालात ऐसे थे कि सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के राजनीतिक खबर नहीं छापे जा सकते थे। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर 327 पत्रकार जेल भेज दिए गए। 3800 से ज्यादा अखबार जब्त कर लिए गए। 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दी गई और पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी न्यूज एजेंसियों का विलय कर एक ही समाचार एजेंसी बनाई गई ताकि पूरे समाचार तंत्र को नियंत्रित किया जा सके। संसद और न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप लागू थी। सरकारी सेंसरशिप कमेटी समाचार माध्यमों के लिए कंटेंट तय करने लगी। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इन आदेशों को मानने से इनकार किया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। इंद्र कुमार गुजराल एक दिन प्रधानमंत्री निवास पर आए। संजय गांधी ने उनको रोका और कहा कि जो बुलेटिन जारी होनी है वो मुझे दिखा करके करिए, और कुछ उदंडता से उन्होंने उनसे बात की। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि संजय, न तुम कांग्रेस के नेता हो, न सरकार में कोई पद है तुम्हारे पास, तुम मात्र इंदिरा गांधी के बेटे, तो तुमको ये अधिकार नहीं है कि इंद्र कुमार गुजराल को आदेश दे। अगले दिन इंद्र कुमार गुजराल से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। सेंसरशिप के कारण जेपी सहित कौन कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें किन किन जेलों में रखा गया, ये खबरें छापने नहीं दी गई। सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून, व्यंग, चुटकुले भी सेंसर की मार से नहीं बच पाए। आयकर, बिजली, नगर पालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गए। इस सरकारी दबाव के बावजूद कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जो सत्ता के आगे नहीं झुके। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए कुलदीप नैयर, सूर्यदत्त तिवारी और निहाल सिंह मेहता जैसे पत्रकारों ने जेल की यातनाएं झेली। इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और मेन स्ट्रीम जैसे कुछ मीडिया संस्थान थे जिन्होंने सरकारी नीतियों का विरोध किया, और यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि 23 फरवरी 1977 को चुनाव की घोषणा नहीं हो गई। तो जिसने उठाई आवाज उसका क्या हर्ष हुआ। इमरजेंसी एट 50 ये खास सीरीज डीडी न्यूज की जरूर इसे देखिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले सप्ताह ईरान के साथ बातचीत करने जा रहा है और किसी समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को समर्थन देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा रद्द किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इतना कुछ दिया है उसके लिए इस तरह का विच हंट कल्पना से परे है।
नाटो के सदस्य देशों ने रक्षा खर्च में 5% की वृद्धि करने पर सहमति जताई। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग और यूरोपीय देशों की उस चिंता को लेकर उठाया गया जिसमें 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सुरक्षा पर बढ़ते खतरे का आकलन किया गया है। ईरान की संसद ने कल संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। अब IAEA को किसी भी प्रकार की जांच के लिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। दक्षिणी गाजा में सैन्य अभियान के दौरान एक विस्फोटक उपकरण से इजरायली सैनिकों की बख्तरबंद गाड़ी के टकराने से 7 सैनिकों की मौत। केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 16 लोगों की मौत, इसमें से अधिकांश मौतें पुलिस के बल प्रदर्शन के कारण हुई। 1 साल पहले कर विधेयक के खिलाफ हुए घातक प्रदर्शनों के बाद संसद पर हमला भी किया गया था। ब्रिटेन ने 1990 से कार्बन उत्सर्जन में 50% से अधिक की कटौती की है। संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट का एक बड़ा कारण ब्रिटेन के कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों का बंद होना था। नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रेलवे पर एक आलेख लिखा है। इस वर्ष के आंकड़ों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जगन्नाथपुरी के लिए इस वर्ष 850 नियमित और 365 विशेष ट्रेन सेवाएं सहित कुल 1215 ट्रेन सेवाएं संचालित हैं। उन्होंने लिखा कि रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी। क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा और जिसमें 2500 करोड़ रुपए की निवेश आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अप्रैल मई की अवधि में देश से $5.5 बिलियन मूल्य के मोबाइल निर्यात हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात एक वित्त वर्ष के भीतर 5वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताते हुए कहा कि भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। RBI के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मासिक आधार पर 0.4% की वृद्धि हुई है। और खबरें देखते हैं खेल जगत से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 180 रन पर सिमटी। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट खोकर 57 रन बनाए। टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत बल्लेबाजों की नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें स्थान पर पहुंचे। शुभमन गिल की भी शीर्ष 20 बल्लेबाजों में एंट्री। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमें आक्रामक देवर में दिखी। हालांकि शुरुआती 2 क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। और आइए अब देखते हैं विभिन्न शहरों का तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। आइसक्रीम स्टिक से भगवान जगन्नाथ के रथ की बेहद खूबसूरत प्रतिकृति बनाई है। पुरी के एक कलाकार ने इसे बनाया है। आप दर्शन कीजिए और रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है बहुत जल्द, इसके लिए खास तैयारियां भी हैं, तो ज़रूर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिएगा। फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।